तो आप सबका YouTube के स्पेशल क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे सेल डिवीजन के बारे में। हम जानते हैं कि कोशिका का विभाजन सभी सजीवों का प्रमुख लक्षण होता है और सभी सजीवों में कोशिका का विभाजन होता है और कोशिका विभाजन के द्वारा समस्त सजीव अपने शारीरिक वृद्धि को दर्शाते हैं, अपने ऊतकों की मरम्मत करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। हम जानते हैं कोशिका विभाजन के बारे में कि बहुत सारी अवस्थाओं से कोशिकाओं को निकलना पड़ता है और इसके बाद कोशिका का विभाजन होता है। चलो आइए पढ़ते हैं अपन कोशिका विभाजन के बारे में। सेल डिवीजन यानी कि कोशिका का विभाजन। हमने पढ़ा था कोशिका के बारे में, कोशिका सिद्धांत के बारे में। और जब हमने कोशिका के सिद्धांत के बारे में पढ़ा तो हमने इस बात को महसूस किया कि कोशिका का निर्माण है, वो नई कोशिकाओं का निर्माण है, वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। यानी कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से ही होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से ही होता है। हमने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा और समस्त सजीव है वो कोशिका के उत्पाद से मिलकर के बनते, ये बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हमने। तो कोशिका सिद्धांत के अनुसार नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। इसका मतलब ये हो गया कि पहले की जो कोशिका विभाजित होगी तो नई कोशिका बनेगी, वरना कैसे बनेगी। और जब विभाजित होगी तो हम जानते हैं कि उनमें कोशिका का विभाजन अत्यंत आवश्यक होता है। तो पढ़ेंगे, देखो। और वो कैसे, जैसे अपन ने कहा कि जैसे मान लीजिए कि ये कोशिका है और ये कोशिका जब आगे जा कर के और दो नई कोशिकाओं में बंटेगी, यानी कि यदि कोई कोशिका नई कोशिका का निर्माण करेगी तो वास्तव में यही तो क्या होता है, कोशिका विभाजन। इसी को अपन क्या कहेंगे, कोशिका का विभाजन। अब आप कहेंगे कोशिका विभाजन, हमने कहा कि देखो अभी पढ़ा कि कोशिका सिद्धांत के बारे में। अब आप कहेंगे कि कोशिका का विभाजन क्यों आवश्यक है, तो अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। शरीर की वृद्धि, विकास तथा ऊतकों की मरम्मत हेतु कोशिका विभाजन आवश्यक होता है। कोशिका विभाजन आवश्यक होता है, बिल्कुल सही उत्तर। यानी कि यदि आपके शरीर के अंदर कोई ऊतकों की क्षति हो चुकी है तो नए उन ऊतकों की क्षतिपूर्ति कैसे होगी, नई कोशिका विभाजित होगी तब होगी। कोशिका के विभाजन के बिना कोई भी ऊतकों की क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। और हम जानते हैं कि सभी जीव अपना जीवन एक कोशिकीय जीव से ही शुरू करते, एक कोशिका से ही शुरू करते हैं। और हम जैसे यूकेरियोटिक प्राणी, हमारा जो जीवन का जो निर्माण है वो युग्मकों से होता है। और युग्मक कैसे होते हैं, एक कोशिकीय ही तो होते हैं। वो आगे जाकर के युग्मनज का निर्माण करेगा, जो आगे डेवलपमेंट होकर के भ्रूण का निर्माण करेगा। तो धीरे धीरे कोशिकाओं का विभाजन होगा तब तो इस प्रकार का शरीर बनेगा, वरना फिर शरीर है वो एक कोशिका तक ही सीमित रह जाएगा। तो सजीवों का ये प्रमुख लक्षण होता है कि कोशिका विभाजन को वो दर्शाते हैं। अब आप कहेंगे कि कोशिका विभाजन होता कब है और क्यों आवश्यक है कोशिका विभाजन, कोशिका किस कंडीशन में पहुंचती है तब जाकर के कोशिका अपने शरीर को डिवाइड करती है। तो मैं ये कहूँ, उपापच रूप से कोशिका जब अपने चरम अवस्था को पार कर देती है,
वह कोशिका विभाजन दर्शाती है, विभाजन दर्शाती है। हर्टविंग का नाम सुना होगा। हर्टविंग ये कह रहे हैं कि कोशिका के अंदर कोशिका का आयतन और केंद्रिक का आयतन, और जब ये उनका एक सामंजस्य होता है, उनका एक अनुपात होता है, और जब वो अनुपात में बदलाव आ जाता है, जब वो अपने उच्चतम अनुपात को सहन नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा कि हमारे पास में अनुपात है वो आयतन यानी कि कोशिका द्रव्य और केंद्रिक आयतन, इससे ज़्यादा का आयतन सहर्ष स्वीकार नहीं है, तो फिर वो कोशिका अपने शारीरिक अपने उपापचय रूप से अपने शरीर को दो भागों में बांटेगी और नई कोशिकाओं का निर्माण करेगा। तो हमने अभी अभी जैसे बताई कि जैसे ये जो विभाजन है, इसमें आपको एक और बिंदु का ध्यान देना है कि जो कोशिका विभाजित हो रही है, ये कोशिका जनक कोशिका या फिर आप इसको फादर सेल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फादर सेल। और जो नई कोशिका, ये जो नई कोशिका बनेगी, आप इनको क्या कह सकते हैं? पुत्री कोशिका, या आप इनको क्या कह सकते हैं? डॉटर सेल। आप इनको क्या कह सकते हैं? डॉटर सेल कह सकते हैं, या आप इनको संतति कोशिका भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संतति कोशिका भी कह सकते हैं। बंटने वाली जो नई कोशिका जो बनी है वो, और बंटने वाली जो कोशिका वो जनक कोशिका कहलाएगी। तो कोशिका का हमने बताया कि शरीर की वृद्धि और विकास तथा उत्तकों की मरम्मत हेतु कोशिका का विभाजन आवश्यक है, शारीरिक वृद्धि के लिए ज़रूरी है, और मेटाबॉलिक रूप से अभी जब कोई कोशिका अपने चरम अवस्था को पार कर लेती है, अब उससे ज़्यादा उसके अंदर आयतन की वृद्धि है वो सहन नहीं कर सकती, तो फिर वह कोशिका विभाजन को दर्शाती है। अब कोशिका का जो विभाजन जो होगा ना, कोशिका का जो विभाजन होता है वो दो तरीके से होता है, एक तो समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। थोड़ा इनको पढ़ लेते हैं पहले। कोशिका विभाजन, और इस विभाजन में अपन पढ़ेंगे मुख्यतः दो प्रकार। एक तो होता है समसूत्री विभाजन, माइटोटिक डिवीजन, और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। और जिसे कहेंगे अपन मियोसिस डिवीजन। तो माइटोटिक और मियोटिक में मियोसिस में दोनों में अंतर होता है, और वो अंतर कैसा कि हम जानते हैं कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या केवल एक बिंदु पड़ेंगे। जो बड़ा डिफरेंस है, जो इनको क्या बताएंगे कि भाई जैसे समसूत्री विभाजन में क्या होता है और अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, इन दोनों के बारे में प्रमुख रूप से अंतर है, वो तो अपन बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि इन अवस्थाओं को समझे बिना तो अंतर का कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक सामान्य सा अंतर है, वो अपन पढ़ लेते हैं। इसमें संतति कोशिका में, यानी बंटने वाली, बंट करके जो नई कोशिका बनी है उनको संतति कोशिका कहेंगे। संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान होती है। यानी कि यदि ये मान लीजिए कि ये कोशिका है, ये जनक कोशिका पेरेंटल कोशिका है, और ये दो डॉटर सेल हैं, तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या और इनमें गुणसूत्रों की संख्या है वो क्या होगी? बराबर होगी। तो ये कौन सी कोशिका हो जाएगी? समसूत्री विभाजन कहेंगे। कैसा विभाजन कहेगा इसमें? समसूत्री। और इसमें क्या होगा? मानो कि ये कोशिका है और वो अगर जनक कोशिका है, और यदि यहाँ पर दो नई कोशिका बन रही है, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी रह जाएगी। यानी कि यदि जनक कोशिका के मुकाबले में संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या यदि आधी रह जाती है, तब हम इसको क्या कह देंगे? अर्धसूत्री विभाजन। चलिए इसको अपन आगे बड़े रूप में पढ़ेंगे, जो पहले इनको समझ लेते हैं। अब यदि मैं बात करूं कि कोशिका चक्र क्या है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक सवाल आने की प्रमुख संभावना बनती है। जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं, समझना, जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस चैप्टर से कम 1 या 2 या कभी कभी 3 सवाल पूछने की भी प्रबल संभावना बनती है, नहीं तो 1 या 2 सवाल तो प्रमुख रूप से आएगा। कोशिका चक्र या इनको कह देंगे अपन सेल साइकिल। अब ध्यान दो कोशिका चक्र है क्या। तो कोशिका चक्र का मतलब ये हो गया कि जिसमें कोशिका की पूर्ण रूपेण तैयारी होती है और कोशिका का विभाजन होता है। तो यदि मैं बात करूं कोशिका चक्र तो मैं यहाँ लिख सकता हूं कि इसमें कोशिका विभाजन की तैयारियां तथा कोशिका का विभाजन होता है। और एक होता है कोशिका का विभाजन कि भाई कोशिका इस तरीके से वो विभाजित होती हैं। अब अपन यहाँ आगे पढ़ते हैं और ये जो भाग होगा कि कोशिका विभाजन का कौन कौन से कोशिका चक्र के कौन कौन से क्रम है और कौन कौन से नहीं है और कितने इनकी अवस्थाओं को किस किस भागों में बांटा जाता है और कैसे यह प्रक्रिया होती है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ नाम लिखूँ सबसे पहले इंटरफेज। ध्यान देना, इंटरफेज को मैं नाम लिखूं अंतरावस्था और इधर मैं नाम लिखूं एम फेज या फिर मैं लिखूं माइटोटिक फेज। तो साथियों सबसे पहले मैं बताऊं कि कोशिका जो चक्र होता है, इस कोशिका चक्र को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो अंतरावस्था, अभी मैंने एक शब्द का जिक्र किया तैयारियां, तो ध्यान देना कि इस अवस्था में कोशिका हेतु कोशिका का विभाजन हेतु समस्त तैयारियां होती हैं। जब कोशिका विभाजित होती है ना तो तैयारियां, भाई प्रिपरेशन तो ज़रूरी है ना किसी भी चीज़ का, है ना। और तैयारी के बिना कोई चीज़ संभव थोड़ी हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। तैयारी तो बहुत ज़रूरी है। और साथियों मैं सबको बता दूं कि तैयारियां मतलब अभ्यास, और अभ्यास तो एक इंसान को करना चाहिए। और हम जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर हो चाहे विराट कोहली हो, क्रिकेट से हमें ये सीख मिलती है कि फिर से बता रहा हूँ, सचिन तेंदुलकर हो चाहे विराट कोहली हो, रोहित शर्मा, कोई भी हो, अखबारों में या फिर टेलीविज़नों में हमने ये पढ़ा होगा कि एक वार्म अप मैच होता है, एक अभ्यास मैच होता है। जैसे वर्ल्ड कप अभी चल रहा है तो हम लोग जानते हैं कि खिलाड़ी पसीना बहाते मैदान पे जाके अभ्यास करते हैं। हम जानते हैं कि विराट कोहली ने कई शतक जड़े हैं और तेंदुलकर ने भी कई शतक जड़े थे, है ना। लेकिन हमने सोचा कि कोई भी आदमी कितना भी अपने कार्य में दक्ष हो, लेकिन उनमें अभ्यास ज़रूरी होता है। और अभ्यास वो चीज़ होती है जो इंसान को हमेशा शिखर की ओर ले जाती है। इसलिए साथियों ज़िंदगी में एक चीज़ का अच्छी तरीके से ध्यान देना चाहिए कि ज़िंदगी में रोज़ मेहनत करनी चाहिए और मेहनत के बिना कोई चीज़ सफल नहीं हो सकती। अच्छा, मेहनत से कोई चीज़ सफल होती है या नहीं होती है वो तो ईश्वर के पास में है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम मेहनत करें। यदि आप सच्चे मन से मेहनत करते हैं तो इंसान की भगवान हमेशा मदद करता है। और यदि आप मेहनत नहीं करते हैं, यदि आप अपने शिक्षा के प्रति, अपने नवीनतम लक्ष्य के प्रति मेहनत नहीं कर पाते हैं, तो फिर उस जो चीज़ यदि आपके पास मिल भी जाती है तो भी उसका कोई महत्व नहीं रहता है। बिना मेहनत से की गई, अर्जित की गई चीज़, उसका कोई मूल्य नहीं रहता है। उसे पा करके हम संतुष्ट तो हो जाते हैं, लेकिन साथियों ये कहनी बहुत ज़रूरी होती है कि उसका मूल्य नहीं, उसका महत्व नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए मेहनत पर भरोसा रखें। सफल होना है या नहीं होना है वो ईश्वर की बात है, लेकिन यदि हम मेहनत करेंगे तो निश्चित एक दिन सफल होंगे। जिसने जन्म दिया है, जिस ईश्वर ने जन्म दिया है, समस्त पालन और पोषण की जिम्मेदारी उसकी है, लेकिन आपको अपने मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए।
इसलिए हर एक इंसान को मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत के लिए कोई भी काम शुरुआत करते हैं तो ध्यान देना, ये कोशिका विभाजन आपको संदेश दे रही है कि जब मैं आपके शरीर के अंदर मौजूद हूँ, मेरा शरीर, आपका शरीर इस कोशिका से मिलकर के बना है, तो ये कोशिका कह रही है कि जब मैं तैयारी करती हूँ तो आप भी तैयारी करें, डट के तैयारी करें। और ध्यान देना है कि ये बड़ी अवस्था होती हैं, यानी जीवन की, इसको विभाजित होने की सबसे ये जो पूरा इंटरफेज है वो अधिकतम समय लेती है, 90 से 95% का समय लेती हैं, यानी कि तैयारी में समय बहुत ज़्यादा लगता है। और कोशिका विभाजित होती बहुत कम समय, 5 से 10% का समय लेती हैं, यानी कि सफलता बहुत ही, मैं कहूँ कि शॉर्टकट है, लेकिन तैयारी है ना वो बड़ी मांगती है। इसलिए तैयारी पर विश्वास रखें, सफलता आपकी निश्चित रहेगी। तो इस विभाजन में मैं कहूँ कि इस अवस्था में कोशिका विभाजन हेतु समस्त तैयारियां होती हैं, और यहाँ पर होता है कोशिका का विभाजन। कोशिका का क्या होता है? विभाजन होता है। अब यहाँ अपन समझते हैं कि इसमें कुल कितने भाग है इसके, और कोशिका है वो कैसे कैसे विभाजित होती हैं। अपन आगे बढ़ते हैं। तो कोशिका चक्र में लिख देता हूं ना, यहां समझना, कोशिका जो चक्र हैं वो अभी मैंने बताया कि एक तो है इंटरफेज और एक है एम फेज। इंटरफेज की विभिन्न अवस्थाएं, G1 प्रावस्था और S प्रावस्था और G2 प्रावस्था। और एम फेज में उनको 4 भागों में अपन बांटेंगे। एक तो है प्रोफेज, और दूसरे का नाम आ जाएगा मेटाफेज, और फिर नाम आ जाएगा एनाफेज, और फिर नाम आ जाएगा टेलोफेज। ये अवस्था, और इसको क्रमानुसार याद ज़रूर करें, और यदि ऐसे आपको याद नहीं रहता है तो फिर मैं बताऊं कि इसमें ये PMAT ज़रूर याद करें आप। लेकिन एक बार इससे संबंधित सवाल पूछा गया, और वो 2nd ग्रेड में सवाल पूछा गया, और वो क्या सवाल था ये पढ़ते अपन। सवाल ये था, कोशिका विभाजन का सही क्रम बताइए। बहुत आसान सवाल है, और इसमें ऑप्शन क्या थे बताओ। देखो, G1, M, G2 और S। G2, M, G1 और S। G1, S, G2 और M। S, G1, G2 और M। अब यहां समझना है कोशिका विभाजन का सही क्रम क्या होना। G1, S, G2 और फिर कोशिका किस में बदलेगी? M में। तो क्या इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर सेलेक्ट करो, G1, S, G2 और M। जल्दी से आंसर को देखो। और ये क्रम किस में मिलता है? क्या इसमें मिलता है? नहीं ना, इसमें बिल्कुल नहीं। G1, S, G2, M, G1, S, G2, M सही उत्तर। ये इसमें तो होगा नहीं, ये कोशिका विभाजन का सही क्रम हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अब अपन पढ़ते हैं कि इस जो चक्र में यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है और यहाँ क्या होता है। तो बता दें आपको, ये अधिकतम समय लेता, अभी मैंने बताया 90 से 95%, और ये जो समय है वो 5 से 10% का समय लेते हैं। अपन पढ़ते हैं इसमें, क्या कोशिका चक्र की जो अवधि होती है क्या वो सभी जीवों में समान होती हैं? नहीं, वो अलग अलग होती है। हाँ, एक बात को ध्यान देना कि प्रोकैरियोटिक जो जीव है उसमें इंटरफेज की अवस्था नहीं होती है, उसमें सीधे कोशिका में दबाव उत्पन्न होता है और उसका अनुवांशिक पदार्थ है वो 2 भागों में बंट जाता है। इसे असूत्री विभाजन भी कहा जाता है। तो मैं लिख देता हूं एक बार,
कि समस्त प्रोकैरियोटिक जीवों में इंटरफेज की अवस्था संपन्न नहीं होती हैं, संपन्न नहीं होती हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, इनकी कोशिका में दबाव के कारण कोशिका अपने दो भागों में विभाजित हो जाती हैं। तथा यहां इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, तथा संतति कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ की मात्रा भी बराबर नहीं होती हैं। बराबर नहीं होती, ये अपन को इसमें ध्यान देना है। एक कोशिकाओं में एक दबाव उत्पन्न होता है और जिससे कोशिका होती है वो दो बराबर भागों में बंट जाती हैं, और लेकिन इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो बराबर नहीं होता है। अच्छा, तो कोशिका की अवधि क्या क्या होती भाई? तो देखो, मानव में कोशिका चक्र की अवधि कितने घंटे होती है? 24 घंटे की। यानी कि कोशिका चक्र की अवधि कितनी होगी? 24 घंटे की। यदि मैं अन्य जीवों की बात करूं, यदि मैं अन्य जीवों की मैं बात करूं, तो यदि मैं यीस्ट में बात करूं, यीस्ट में कोशिका चक्र की अवधि 90 मिनट होती हैं। और यदि मैं एचेरेशिया कोलाई की बात करूं, मैं यानी कि मैं किसकी बात करूं? ई कोलाई की मैं बात करूं, ई कोलाई में ये अवधि 18 या फिर मैं 20 मिनट कह देता हूं। असल में 18 मिनट होती है, किताब आपकी 20 मिनट कह रही है। तो ये अलग अलग कोशिका चक्र की अवधि। और यदि मैं इसमें बात करूं तो इसमें जो इंटरफेज की अवस्था होती है वो बहुत ज़्यादा समय यानी कि 22 से 23 घंटे ले लेती है, और 1 से 2 घंटे की अवधि है वो एम अवस्था यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज लेती है। अब अपन ने इसका पूरा एक आरेख समझते हैं कि इस आरेख में है क्या क्या, और वो चीज़ पढ़ते हैं। देखो, ध्यान देना, इसमें मैंने नाम लिखा, यहाँ पे जो पहली अवस्था होगी जीवन, जीवन के बाद में एस, फिर आ जाएगी G2, और ये जो अवस्था जो होगी वो होगी एम प्रावस्था। कौन सी फेज? एम फेज। ध्यान देना, तो कोशिका है, ये तो सेल साइकिल है भाई, ठीक है। और कोशिका चक्र है वो G1 से शुरू होगा, फिर S में, G2 में, और फिर एम फेज में चलता रहेगा ये क्रम। तो एम फेज की अवस्था होगी, उसका यदि मैं जिक्र करूं तो एक तो हो जाएगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो ध्यान देना, कोशिका विभाजन में सबसे पहले कोशिका चक्र के तौर पर ये इंटरफेज से गुजरेगी, और उसके बाद में कोशिका का विभाजन होगा। तो कोशिका का विभाजन होने के बाद में
हम समझ जाएंगे कि इसमें केंद्र का विभाजन हो जाएगा और उसके बाद साइटोकाइनेसिस यानी कि कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। ये सारी चीज़ें अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ कोशिका चक्र की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो कोशिका पहले G1 अवस्था से गुजरेगी, उसके बाद S और उसके बाद G2 और फिर M अवस्था से गुजरेगी। यहाँ आपको एक और बिंदु का ध्यान रखना है, जब कोशिका G1 में गुजरेगी, यहाँ ध्यान देना, तो उसके बाद में G1 और S के बीच में एक यहाँ फर्स्ट चेक पॉइंट आएगा, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे चेक पॉइंट आएगा। क्या आएगा भाई? चेक पॉइंट। और कैसा चेक पॉइंट? फर्स्ट कोशिका को चेक किया जाता है कि कोशिका में कोई विकार तो नहीं है क्या, और सच में यदि विकार है तो उसको ठीक करते हैं। और विकार इस कोशिका में यदि विकार है या फिर इस कोशिका में यदि विकार नहीं है, फिर भी यदि कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो एक निश्चित विभाजन के बाद उसमें विभाजन रुक जाता है और फिर ऐसी कोशिकाएं G0 अवस्था में प्रवेश करेगी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ G0 अवस्था, वो भी यहाँ होगी, G1 के बाद की अवस्था की बात है ये, ध्यान देना। और G2 और M अवस्था के बीच में यहाँ पर एक और चेक पॉइंट होगा, ध्यान देना। तो मैं यहाँ बता देता हूँ, ये सेकंड चेक पॉइंट। और सेकंड चेक पॉइंट में क्या होगा, कोशिका का रेप्लिकेशन सही तरीके से हुआ है या नहीं ये भी बताएंगे। और यहाँ अपन S और G1 और इनके बारे में अपन अभी पढ़ देते हैं कि है क्या। तो मैं बताऊं कि समस्त इंटरफेस को एक तो G1 में बांटा अभी अपन ने, और एक S और एक अपन G2 में। यहां समझना, देखो G1 का मतलब होता है गैप फेज, या अपन इनको कह देते हैं ग्रोथ फेज। और S का मतलब होता है सिंथेसिस या सिंथेटिक फेज कहूं, या संश्लेषण अवस्था कहूं मैं, अवस्था या प्रावस्था। और G2 यानी कि गैप 2 मैं कहूं, या फिर मैं इनको यहां भी एक ग्रोथ नाम दे देता हूं। ये इनके बात हो गई। अब G1 में क्या होता है, इन बिंदु को समझना है, ध्यान देना। G1 प्रावस्था, G1 प्रावस्था यानी कि इस प्रावस्था में आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है, एक तो आरएनए का संश्लेषण होगा और एक प्रोटीन का संश्लेषण होगा। और हमको ये इस बात का ध्यान देना है कि ये वो अवस्था है जिसको प्रथम अवस्था कहते हैं, और कोशिका विभाजन के तुरंत बाद की ये अवस्था होती है। और इस विभाजन में मैं कहूँ कि आरएनए और प्रोटीन का विभाजन होता है, और 25 से लगभग ये 40% का समय ले लेती है। ये लगभग 25 से 40% का तक का समय लेती है। कौन? G1 अवस्था। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि आरएनए और प्रोटीन का यहाँ संश्लेषण होता है। और इसके अतिरिक्त मैं और भी बात बताऊं कि इसमें जब प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जब आरएनए का संश्लेषण होता है, तब इसमें गुणसूत्र है वो पतले और लंबे हो जाते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, गुणसूत्र पतले और लंबे हो जाते हैं। गुणसूत्र पतले और लंबे हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। और इसका ये इस तरीके से रखते हैं अपने जेनेटिक मटेरियल को कि वो ट्रांसक्रिप्शन योग्य हो जाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन योग्य, ट्रांसक्रिप्शन एक नया शब्द आ गया, हम इसको अनुलेखन कहते हैं, ध्यान देना। और
डीएनए है वो ट्रांसक्रिप्शन योग्य होता कि नहीं होता, वो सारी चीज़ें यहाँ इस अवस्था में तैयारियाँ हैं वो हो जाती है। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा कि G1 के बाद एक चेक पॉइंट आता है जो इसमें प्रवेश करने से पहले यहाँ होता है। तो इस चेक पॉइंट में मैं बताऊं कि फर्स्ट चेक पॉइंट में क्या होता है। फर्स्ट चेक पॉइंट, तो ये ध्यान देना, ये G1 व S के मध्य होता है, मध्य होता, यानी कि अर्थात देखो ध्यान दो, G1 अवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, ध्यान देना। एक तो होती है पूर्व प्रारंभ, और एक होता है प्रारंभ, और एक होता है पक्ष प्रारंभ। ध्यान देना, तैयारियां यहां हो जाती हैं और जो चेक पॉइंट होता है वो पक्ष प्रारंभ अवस्था में देखा जाता है। ध्यान देना, तो मैं कहूं कि अर्थात ये प्रावस्था, ये अवस्था, यहां मैंने आपको एक बात बताई, देखो ये अवस्था G1 और S के मध्य होती है। इसका मतलब ये हो गया कि अवस्था G1 के बाद की तथा S प्रावस्था से पहले की है, पहले की है। ध्यान देना, इसमें ये देखा जाता है कि डीएनए में कोई त्रुटि या विकार तो नहीं है। हाँ, ये देखा जाता है कि डीएनए में कोई त्रुटि या फिर कुछ विकार तो नहीं है, ये इसमें देखा जाता है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक अवस्था आती है G0 अवस्था, या इनको क्या कह सकते हो आप, साइलेंट फेज, शांत प्रावस्था। ध्यान दो, इसमें क्या होता है, G1 प्रावस्था के बाद वे कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती हैं, वे G0 अवस्था में प्रवेश करती हैं। ध्यान देना, G0 अवस्था में प्रवेश करती हैं, और इस प्रावस्था में प्रवेश करने वाली कोशिकाएं आगे विभाजित नहीं हैं। ध्यान देना, आगे विभाजित नहीं, लेकिन ध्यान देना, लेकिन इंपॉर्टेंट बिंदु भाई, लेकिन G0 अवस्था में प्रवेश करने वाली कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय रहेगी। भाई केवल विभाजन नहीं होगा, उपापचय रूप से तो वो सक्रिय रहेगी। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी कोशिकाएं होगी जो G0 अवस्था में प्रवेश कर जाती हैं? याद करो, ऐसी कौन सी कोशिका है जो G0 अवस्था में प्रवेश कर जाती हैं और आगे विभाजित नहीं होती हैं, उपापचय रूप से सक्रिय रहती हैं? मुझे कोई बता सकेगा यहाँ? तो सबसे पहली बिंदु है कि मैंने आपको कई बार बताया भी है ऑफलाइन क्लासेस में,
और उसका जो नाम क्या आ जाएगा, हृदय की कोशिका, हृदय की कार्डियक शेल, और मस्तिष्क की कुछ तंत्रिका कोशिकाएं, मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिका, कुछ मस्तिष्क के जो न्यूरॉन्स होते हैं, ध्यान देना, वो आगे विभाजित है, वो नहीं होती हैं, वो जीरो अवस्था की ओर प्रवेश कर जाती है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ पे अभी मैंने बताया कि हमने G1 की अवस्था के बारे में पढ़ा, तो इस अवस्था में आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अब G1 के बाद में कौन सी अवस्था हो जाएगी, तो अपन कह देंगे G1 के बाद में अवस्था हो जाएगी G1 के बाद अवस्था हो जाएगी एस प्रावस्था। ध्यान दो, इस एस प्रावस्था क्या होता है, इसे संश्लेषण अवस्था कहते हैं, इसे संश्लेषण प्रावस्था कहते हैं। ये बिंदु ध्यान में देना। देखो भाई, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम यहाँ शॉर्टकट के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, और हम इसको बड़े रूप में भी नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसको ठीक है बराबर भागों में पढ़ रहे हैं। ये क्लासें उन स्टूडेंट के लिए हैं जो या तो नीट की तैयारी कर रही हैं, या फिर वे बच्चे जो 12th में या 11th में अध्ययनरत है, या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं। मैं यहाँ कोई बड़े बड़े विकराल नोट्स नहीं लिखा रहा हूँ, मैं बहुत ही संक्षिप्त में भी नहीं कह सकता है कि मीडियम में मैं पढ़ा रहा हूँ। और यदि आप चाहते हैं कि हम इसको और डिटेल्स में पढ़ें या इसको नीट के हिसाब से पढ़ें, तो हम आपको बता दें कि हम कुछ ही समय बाद में प्ले स्टोर पर रेड प्लस बायोलॉजी नाम करके एप्लीकेशन को लेके आ रही हैं। तो आप तैयार रहिएगा, किसी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सच में यदि आप अच्छी तरीके से इस चैनल के ऊपर इन चीज़ों को पढ़ रही हैं, तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों तक पहुंचाएं जो इनको पढ़ने के लिए लालायित है, उन दोस्तों तक पहुंचाएं जो वास्तव में मेहनत कर रही हैं। और सच्चाई ये है कि जो मेहनत कर रहा है वो इन चीज़ों को गले लगाएगा, और जो इन चीज़ों को गले लगाएगा वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। तो देखो, भूलना मत, हम पढ़ रहे हैं और अच्छी मेहनत भी कर रही हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर रही हैं। तो संश्लेषण प्रावस्था भी कहते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले ध्यान देना, इसमें डीएनए का संश्लेषण होता है। क्या होता है भाई, डीएनए का संश्लेषण होता है। हिस्टोन प्रोटीन का डीएनए का संश्लेषण के साथ मैं यहाँ द्विगुणन नाम लिख देता हूँ, द्विगुणन, ठीक है। और हिस्टोन प्रोटीन का भी होता है, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन और तारक का है, कोशिका द्रव्य के अंदर मौजूद तारक केंद्रक का। और इसमें यह ध्यान देना है कि हिस्टोन प्रोटीन एक शब्द है, थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ कि जो 12th में पढ़ते हैं उनको तो पता ही है कि प्रोटीन की 8 अणु मिल करके, प्रोटीन के ऐसे 8 अणु मिल करके और एक हिस्टोन अष्टक का निर्माण करते हैं। वो जो 8 अणु कौन से, H2A, H2B, H3 और H4, 2 2 2 2 और कितने अणु, कुल 8 अणु। ये 8 अणु मिलकर के एक धनावेशित हिस्टोन का निर्माण कर रहे थे। डीएनए पर हमेशा आवेश होता है ऋणावेशित, और एक ऋण आवेशित डीएनए होता है। इस धनावेशित हिस्टोन के चारों तरफ लिपटा रहता है, जिसको न्यूक्लियस सब मॉडल कहते हैं। एक और यहाँ प्रोटीन होता है जिसको H1 प्रोटीन या लिंकर डीएनए या लिंकर प्रोटीन कहते हैं, जो इस हिस्टोन को, इस डीएनए को बांधे रखता है ताकि वो खुले नहीं। और ये कोर ऑफ हिस्टोन का भाग हो गया, और इसे अपन न्यूक्लियस सब मॉडल भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें अपन आगे पढ़ेंगे, और जो 12th में पढ़े उनको तो पता ही है चीज़ें। और लाइसिन और आर्जिनिन नामक अमीनो एसिड की मात्रा जिसमें सर्वाधिक होता है, इनमें लाइसिन की मात्रा ज़्यादा होती है और इनमें जो कहेंगे आर्जिनिन की मात्रा है वो सबसे ज़्यादा होती है। ये सारी चीज़ें अपन बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ ध्यान देना, हिस्टोन प्रोटीन और तारक केंद्र का भी गुणन होता है और डीएनए का यहाँ गुणन होता है। यहाँ अपन एक और चीज़ पढ़ेंगे,
संश्लेषण के बाद की अंतिम अवस्था जो होगी G2 अवस्था। तो ध्यान दो, G2 अवस्था में क्या होता है कि आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण जारी रहता है। प्रोटीन का संश्लेषण जारी रहता है, लेकिन डीएनए का संश्लेषण बंद हो जाता है। और जानते हैं कि यहाँ ट्यूबुलिन नामक एक प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का निर्माण होता है या संश्लेषण होता है, ध्यान देना, स्पिंडल एपरेटस तर्को उपकरण बनाने में इंपॉर्टेंट है भाई ये बिंदु। जो उपकरण का भाग है, तर्को तंतु का ये क्या है, भाग है, ये अपन को समझते हैं। तो देखो ये सारी चीज़ें अभी पढ़ी, एक बार मैं इसको एम प्रावस्था के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन ने किन किन के बारे में पढ़ा, सारी चीज़ें पढ़ लेती हैं। हमने बताया कि कोशिका विभाजन जीवों में आवश्यक है, इसके बिना जीव है वो वृद्धि नहीं कर सकते। हमने कहा कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार नई कोशिका का जो निर्माण है वो पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। और हमें इस चीज़ को भी याद करना है कि रुडोल्फ विर्चोव के द्वारा दिया गया एक सिद्धांत ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, इनको भी अपन में ध्यान में रखना है। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि जो बनने वाली कोशिका जनक कोशिका होगी और जो नई कोशिका बनेगी वो पुत्री कोशिकाएं होगी। इसके बाद हमने पढ़ा कि शरीर की वृद्धि, विकास तथा ऊतकों की मरम्मत हेतु कोशिका का विभाजन आवश्यक है। यानी कि जब किसी भी शरीर पर ऊतकों की क्षतिपूर्ति करनी है तो कोशिका का विभाजन तो होगा। कोशिका के विभाजन के बिना कोई भी ऊतकों की क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। इसके बाद में हमने पढ़ा कि मेटाबॉलिक रूप से, उपापचय रूप से कोशिका जब अपने चरम अवस्था को पार कर देती है, इससे ज़्यादा अवस्था में वो क्रिया नहीं कर सकती, वो आगे नहीं बढ़ सकती, फिर कोशिका का विभाजन आवश्यक है, फिर वो कोशिका विभाजन दर्शाएगी। हमने पढ़ा कोशिका विभाजन और कोशिका विभाजन समसूत्री और अर्धसूत्री के बारे में। हमने कहा डिटेल्स में हम इसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या यदि संतति कोशिका में जनक कोशिका के समान है तो कौन सी विभाजन हो जाएगा, समसूत्री। और यदि संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका से आधी है तो हम कहेंगे अर्धसूत्री विभाजन। इसके बाद में हमने कोशिका चक्र के बारे में कहा, इंटरफेज है, एम फेज है। इंटरफेज के अंदर हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। इस अवस्था में कोशिका विभाजन हेतु समस्त तैयारियां होती हैं। और एम फेज वो फेज है असल में जहाँ कोशिका विभाजन दर्शाएगी। फिर हमने कहा कोशिका चक्र के बारे में, तो इंटरफेज जो है यहाँ भी हमने इसके बात का जिक्र किया था, कोशिका चक्र का ध्यान देना। और हम इसके आगे प्रकारों को पढ़ते हैं। तो G1, S और G2 ये इसका क्रम है भाई। ये जो पहला क्रम है, ये दूसरा क्रम है और ये तीसरा क्रम है। और उसके बाद कोशिका G1, S और G2 के बाद में M में प्रवेश करती हैं। M की PMAT अवस्था है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तैयारियों में ज़्यादा कोशिका समय देती हैं, 90 से 95% और 5 से 10% यहाँ पर कोशिका का अपने विभाजन में समय देती है। इसके बाद हमने पढ़ा कि कोशिका विभाजन का सही क्रम बताइए। हमने कहा कि ये सवाल इंपॉर्टेंट बनता है। कोशिका विभाजन का सही क्रम होगा G1, S और G2 और M। इन क्रम को बिल्कुल बच्चों याद करना है। इसके बाद हमने कहा कि समस्त प्रोकैरियोटिक जीवों में इंटरफेज की अवस्था संपन्न नहीं होती है। उसमें डायरेक्ट मैं कहूँगी जेनेटिक मटेरियल का विभाजन हो जाता है। कोशिका के भीतर दबाव उत्पन्न होता है, दबाव से जनक कोशिका है वो दो संतति कोशिका में बंट जाती है। इनकी कोशिका में दबाव के कारण कोशिका अपने दो भागों में विभाजित हो जाती है तथा संतति कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ की मात्रा बराबर नहीं होती है। ये पढ़ा। मानव में कोशिका चक्र की अवधि 24 घंटे होती है, ध्यान देना। उसमें 90 से 95% इंटरफेज होती है और शेष जो अवस्थाएं होती हैं वो माइटोटिक की अवस्था होती हैं। यीस्ट में कोशिका चक्र की अवधि 90 मिनट होती है। ई कोलाई नामक जीवाणु होता है, एचरेशिया कोलाई है। और 12th वालों को ये याद करना चाहिए कि ई कोलाई बहुत यानी कि वंशागति का आणविक आधार, जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी भी है, हमने पढ़ा भी है। रेप्लिकेशन डीएनए के हम जब पढ़ा था, डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ा था उस समय, तो ई कोलाई में ये अवधि है वो 20 मिनट की होती है। ये कोशिका चक्र का एक आरेख है।
इस आरेख में मैंने बताया है कि कोशिका सबसे पहले G1 में प्रवेश करेगी, फिर S में, फिर G2 में और फिर M में। और M प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज और टीलोफेज। फर्स्ट चेक पॉइंट होता है वो कहाँ होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। G1, S और G2, ये इन चीज़ों के बारे में अपन ने पढ़ा। और फिर G1 प्रावस्था, इस प्रावस्था में आरएनए और प्रोटीन का ध्यान देना संश्लेषण होता है। एक तो होता है आरएनए का और प्रोटीन का। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा यहाँ फर्स्ट चेक पॉइंट के बारे में। ये G1 S के मध्य होता है। और ये चीज़ें बताएं कि G1 प्रावस्था है, उसको अगर मोटे तौर पर बात करें तो पूर्व प्रारंभ, प्रारंभ और पक्ष प्रारंभ के बारे में अपन ने पढ़ा। ये अवस्था G1 के बाद की और S अवस्था से पहले की है। और देखा जाता है कि डीएनए में कोई त्रुटि या विकार तो नहीं है। इसके बाद अपन G1 प्रावस्था के बाद में वे कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती हैं, जिसको G0 या फिर शांत प्रावस्था या साइलेंट फेज कहते हैं। और इस प्रावस्था में प्रवेश करने वाली कोशिकाएं उपापचय रूप से तो सक्रिय होती हैं, लेकिन मैं कहूँ कोशिका का विभाजन नहीं होता। हृदय की कोशिका होती है कार्डिक सेल्स, और जो मस्तिष्क के जो न्यूरॉन्स हैं वो इस प्रकार की प्रक्रिया दर्शाती हैं, वो शांत प्रावस्था होती हैं। इसके बाद देखो, हमने कहा कि एस अवस्था, इसे संश्लेषण अवस्था भी कहते हैं। इसमें डीएनए का संश्लेषण होता है, हिस्टोन प्रोटीन और तारे केंद्र का भी गुणन होता है। यहाँ देखना, ये न्यूक्लियोसोम मॉडल की बात बताई हमने कि न्यूक्लियोसोम मॉडल के अंदर 8 अणु होते हैं जो प्रोटीन के भाग लेते हैं, और डीएनए पर ऋण आवेशित होता है। और न्यूक्लियोसोम मॉडल का जो सार भाग है वो धन आवेशित होता है। तो धन आवेशित हिस्टोन के चारों और ऋण आवेशित डीएनए का लिपटना न्यूक्लियोसोम मॉडल कहता है, जो डीएनए को बांधे रखता है। और एस यानी कि G2 प्रावस्था की बात करें तो आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण इस अवस्था में जारी रहता है, लेकिन डीएनए का संश्लेषण बंद हो जाता है। ट्यूबुलिन नामक एक प्रोटीन का निर्माण होता है जो स्पिंडल फाइबर, तर्क तंतु बनाता है, तर्क उपकरण का एक भाग होता है। और इसके बाद है चेक पॉइंट सेकंड आ जाता है। और चेक पॉइंट सेकंड में बच्चों ये होता है कि डीएनए ने सही तरीके से रेप्लिकेशन की है या नहीं, इसके बारे में बताते हैं। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए मुझे उम्मीद रहेगी कि आप रोज निरंतर अपने, और हम एक समय उपरांत, मैं लगातार क्लासें नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन एक समय उपरांत जब जैसे ही सेटअप हो जाएंगे तो हम कंटिन्यू इस पर क्लास लगाएंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते।